एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर करके देखें। परख नली में जिंक ग्रेन्यूल्स लिया और उसमें 1 मोलैरिटी का HCl पहले डाला और देखते हैं क्या होता है। HCl जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक के सरफेस पर बबल्स हाइड्रोजन के बनना प्रारंभ हो जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ बबल्स बनते हैं। लेकिन 1 मोलर HCl के बजाय 1 मोलर एसिटिक एसिड विलयन, ये भी अम्लीय है, 1 मोलर एसिटिक एसिड विलयन लिया जाए, अर्थात बराबर सांद्रता का HCl के स्थान पर एसिटिक एसिड लिया जाए, तो देखते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है बहुत धीमे बनते हैं। तो बराबर दोनों की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, इसके बाद भी HCl तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और एसिटिक एसिड धीमे अभिक्रिया करता है। कहने का मतलब यह है कि सभी अम्ल समान पावर के नहीं होते हैं। अम्लों की या क्षारकों की प्रबलता को pH के द्वारा नापा जाता है। P क्या है? जैसे कि ये pH लिखा है तो इसमें P जो है एक जर्मन शब्द है पोटेंज, इसका अर्थ होता है पावर। तो pH का अर्थ एक प्रकार से हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर विलयन में हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है तो उस विलयन में अम्ल के गुण ज्यादा होंगे। अगर विलयन में हाइड्रोनियम आयनों की संख्या कम है तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय स्वभाव उसका कम होगा। यहां पर अम्ल की या जो पावर है उसको एक चित्र के द्वारा दिखाने का, समझाने का प्रयास है। आप देखें pH वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक किसी विलयन की हो सकती है। अब यहां पर pH 0 यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन अधिकतम, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। दूसरे विलयन है हाइड्रोनियम आयन का ये सांद्रण कम होता जा रहा है और सबसे कम हाइड्रोनियम आयन का सांद्रण 10⁻⁻14। ऐसे विलयन की जो pH है वो होगी 14। तो विभिन्न विलयन हो सकते हैं जिसमें pH 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैक्सिमम 14 तक हो सकती है। तो यहां पर इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन घटता जा रहा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन इस चित्र का है वो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता देखिए वैसे ही बढ़ती जा रही, जैसे हाइड्रोनियम आयन घटता जा रहा है वैसे हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हाइड्रोनियम आयन जितना है उतना ही हाइड्रोक्सिल आयन है, बराबर है। हाइड्रोनियम आयन के कारण pH 7 है, 14 का आधा हुआ 7। तो इस प्रकार से 7 एक वो अवस्था है जिसमें जितने हाइड्रोनियम आयन है उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन है, बराबर है। किसी भी विलयन की pH वैल्यू 0 है तो इसी विलयन की POH वैल्यू भी होती है। 14 में से घटा दीजिए तो POH 14 होगी। यहां पर pH 7 है, POH पावर ऑफ OH वो भी 7 होगी, 7 7 14। यहां इस ऐसे विलयन की जिसमें pH 14 है तो POH 0 होगी, 0 और 14 मिला करके 14 होगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि pH और POH ये हमेशा 14 होता है। अगर हम शुद्ध जल लें, डिस्टिल्ड वाटर लें, डिस्टिल्ड वाटर में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन इनकी संख्या बहुत कम होती है लेकिन बराबर होती है। जितने हाइड्रोनियम आयन है उतने हाइड्रोक्सिल आयन। और ये जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें बराबर हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयन होने के कारण ये न तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और न ही OH के कारण क्षारीय, क्योंकि जितने हाइड्रोनियम आयन है जितना अम्लीय प्रभाव है उतना ही क्षारीय प्रभाव है। इसलिए अगर pH वैल्यू है तो ऐसे सारे विलयन उदासीन होंगे, न उनमें अम्लीय गुण होगा और न ही क्षारीय गुण होगा। अगर इससे ज्यादा हाइड्रोनियम आयन है, ज्यादा हाइड्रोनियम आयन का मतलब है
पीएच वैल्यू 7 से कम है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो ऐसे सारे विलयन इनमें हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है और उसकी तुलना में हाइड्रोक्सिल आयन काफी कम है। इस विलयन की जिसकी पीएच वैल्यू सपोज कर लीजिए कि ये 5 है, हाइड्रोनियम आयन यहां से यहां तक है, हाइड्रोक्सिल आयन कम है, हाइड्रोक्सिल आयन कम है, हाइड्रोनियम आयन ज्यादा है। तो हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होने की वजह से ऐसा विलयन अम्लीय होगा। इस ओर देखें, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोनियम आयन इतना है और हाइड्रोक्सिल आयन ये है, पीएच वैल्यू अगर ये 10 है, पीएच वैल्यू 10 होने का मतलब है हाइड्रोनियम आयन कम है ये और हाइड्रोक्सिल आयन अधिक है। हाइड्रोक्सिल आयन अधिक होने की वजह से ऐसा विलयन क्षारकीय विलयन होता है। यहां पर एक प्रकार से एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, हाइड्रोनियम आयन कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है और इसीलिए एसिडिक प्रभाव भी कम हो रहा है। बेसिक नेचर इंक्रीजेस, जैसे पीएच वैल्यू 0 से और ये पीएच वैल्यू इधर 14 जा रही है, हाइड्रोक्सिल आयन लगातार बढ़ता जा रहा है, OH आयन बढ़ता जा रहा है। यहां पर ये विलयन 7-7 बराबर है, उदासीन है। अब यहां पर OH आयन हाइड्रोनियम आयन से अधिक है और विलयन क्षारीय हो गया, क्षारीय गुण बढ़ता जा रहा है। तो इस और जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है, ये पीएच वैल्यू 0, 7, आखिरी में 14, तो जैसे ही पीएच वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उस डायरेक्शन में एसिडिक लक्षण, एसिडिक नेचर कम होता जा रहा है और क्षारीय गुण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो पीएच वैल्यू वास्तव में एक हमारे पास स्केल है, इसकी सहायता से हम बताते हैं कि किसी में स्ट्रेंथ, अम्लीय गुणों की स्ट्रेंथ कितनी है और क्षारकीय गुणों की स्ट्रेंथ कितनी है। पीएच वैल्यू से किसी भी विलयन की अम्ल की प्रबलता को हम नाप सकते हैं। जरा अभ्यास करके देखें। 5 विलयन आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, A, B, C, D और E, ये 5 विभिन्न विलयन हैं और इनकी जो पीएच वैल्यू है, विलयन A की पीएच वैल्यू 4, B की 1, C की 11, D की 7 और विलयन E की पीएच वैल्यू 9 है। तो क्या पीएच वैल्यू को देख करके आप बता सकते हैं, क्या ये एसेस कर सकते हैं कि कौन प्रबल एसिडिक है, कौन प्रबल बेसिक है, कौन न्यूट्रल है? उदासीन विलयन, सबसे पहले आपको बताना है कि उदासीन विलयन कौन सा है। तो उदासीन विलयन, पीएच वैल्यू अगर 7 है तो उसका मतलब यह है कि वो विलयन उदासीन है। तो कौन सा ये ऐसा सॉल्यूशन है? 7, डी, उदासीन विलयन हो गया डी। दूसरा है प्रबल अम्लीय। कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय होगा? जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होते हैं। 7 से जैसे जैसे कम होती जाएगी पीएच वैल्यू और ज्यादा वो प्रबल अम्लीय होता जाएगा। तो इसमें 7 से कम किसकी पीएच वैल्यू है? 1 और 4, ये 7 से कम है। तो इन दोनों में से प्रबल अम्लीय कौन सा होगा? 7 से जैसे जैसे कम होते जाएंगे, 6, 5, 4, ये आ गया। इससे और कम पीएच वैल्यू 3, 2, 1, यानी कि एक जो पीएच वैल्यू है बी विलयन की है, सबसे कम पीएच वैल्यू है, तो ये होगा प्रबल अम्लीय। कौन सा प्रबल अम्लीय होगा? बी प्रबल अम्लीय होगा। प्रबल क्षारकीय कौन सा होगा? 7 पर न्यूट्रल होता है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वो विलयन उदासीन है और 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तो वो सारे विलयन क्षारीय होते हैं। तो 7 से ज्यादा क्षारीय कहां तक? 14 तक। तो इन विलयनों में सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी है? इस प्रकार से 7 से ज्यादा 9 भी है और 11 भी है। तो 11 पीएच वैल्यू ये सबसे ज्यादा है इन पांचों विलयनों में, तो इसकी क्षारक प्रबलता जो है सर्वाधिक होगी। कौन सा होगा ये? सी।
अगला प्रश्न है कि दुर्बल अम्लीय कौन सा है? तो 7 से कम अम्लीय होते हैं। तो 7 से कम में एक हो गया ये प्रबल अम्लीय और ये है 4। 7 से 6, 5 फिर 4 आया तो ये दुर्बल है। 4 के बाद 3, 2, 1 और फिर 0, ये अत्यधिक प्रबल अम्ल होंगे। तो इस प्रकार से दुर्बल अम्लीय विलयन कौन सा होगा? इसमें ये होगा जिसकी पीएच वैल्यू 4 है, अर्थात ए। इसी प्रकार से आप दुर्बल क्षारकीय विलयन भी निकाल सकते हैं। क्षारकीय में 11 प्रबल क्षारकीय है, ये 9 इसकी पीएच वैल्यू है, तो ये उतना अधिक क्षारकीय नहीं है। ये कौन सा है? ये ई। इन ए, बी, सी, डी पांचों विलयनों को आपको लिखना है अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में, अर्थात सबसे पहले लिखना है सबसे कम अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय, फिर उससे अधिक अम्लीय। सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है? तो सबसे अधिक अम्लीय इसमें आप देखिए कौन सा है? प्रबल अम्लीय। सबसे अधिक अम्लीय यहां पर बी है, सबसे अधिक अम्लीय है तो सबसे बाद में लिखना। तो इस प्रकार से इनको पीएच वैल्यू के क्रम में जब लिखेंगे, सबसे अधिक अम्लीय यानी पीएच वैल्यू जिसकी सबसे कम है, सबसे कम किसकी है? 1, 4, 7, 9, ये एक प्रकार से 1, 4, 7, 9, 11। सबसे अधिक अम्लीय पीएच वैल्यू 1, उससे कम अम्लीय पीएच वैल्यू बढ़ी, ये न्यूट्रल, और ये पीएच वैल्यू 9 बेसिक हो गया, और ये प्रबल बेसिक हो गया 11। तो 11 किसकी है? सी। 9 किसकी है? ई। 7 डी, 4 ए, और 1 पीएच वैल्यू किसकी है? बी की। तो इस प्रकार से बी पीएच वैल्यू 1 है, सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय है, और सी सबसे कम प्रबल अम्लीय है, उससे अधिक अम्लीय ई, उससे अधिक डी, उससे अधिक ए, और उससे अधिक बी अम्लीय होगा। 7 पीएच वैल्यू वाला डी जो है ये उदासीन होता है। इसके पहले पीएच वैल्यू जो 9 और 11 है ये विलयन क्षारकीय है। 7 से कम पीएच वैल्यू है ए और बी, ये दोनों अम्लीय हैं। हमारे जीवन में अम्लीयता और क्षारकता का क्या महत्व है? हमने अम्लीयता और क्षारकता को पीएच स्केल पर नापने का अभी सीखा है। तो सबसे पहले इसके कुछ महत्व पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, अब एक दोबारा कर लेते हैं। पीएच वैल्यू की सहायता से अम्लीयता और क्षारकता हम नापते हैं। इस पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझा जा सकता है। जैसे कि शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाएं किस पीएच मान पर होती हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जो ब्लड जाता है, रेस्पिरेशन में सहायक होता है ब्लड का फ्लो। शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं में देखा जाए तो माध्यम बहुत अधिक अम्लीय नहीं हो सकता है और न ही क्षारीय हो सकता है। हम लोगों का शरीर एक निश्चित पीएच मान के लिए सेंसिटिव है। उससे अधिक या उससे कम पीएच वैल्यू पर शरीर में कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो हमारा शरीर 7 माने न्यूट्रल माध्यम से और थोड़ा सा बेसिक माध्यम की ओर 7 to 7.8 पीएच वैल्यू के दौरान अधिकतर क्रियाएं होती हैं। शरीर में ऐसी व्यवस्थाएं भी होती हैं कि शरीर पीएच मान को उतना बना के रखे। तो अधिकांश क्रियाएं 7 और 7.8 पीएच वैल्यू के बीच में ही होती हैं। दूसरा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान क्या होता है? हम लोग देखते हैं कि खेती में पानी की आवश्यकता होती है। पानी जब बरसता है तो एक प्रकार से वो डिस्टिल्ड वाटर जैसा होता है, और ये डिस्टिल्ड वाटर जमीन पर आता है।
बहुत सारे लवण उसमें घुल जाते हैं और कई बार पानी का जो माध्यम है वो बदल जाता है, अम्लीय माध्यम हो जाता है। बहुत दिनों बाद जब वर्षा होती है तो वायुमंडल में उपस्थित अम्लीय गैसों को पानी घोल करके, डिसॉल्व करके और तब जमीन पर आता है। और कई बार ऐसे पानी की, प्रथम बार वर्षा के पानी की पीएच वैल्यू काफी अम्लीय माध्यम में होती है। हम किसको कहेंगे कि ये एसिड रेन है? तो एसिड रेन तभी कहा जाएगा जब पीएच वैल्यू का मान 5.6 से कम हो। वैसे पानी उदासीन है, पीएच वैल्यू 7 होती है, लेकिन अगर वर्षा का जल जो पहली बार मौसम होने पर सर्वप्रथम वर्षा होती है तो कई महीनों से इकट्ठी अम्लीय गैसें उसमें घुल जाती हैं, पीएच वैल्यू का मान अम्लीय माध्यम में हो सकता है। 5.6 से अगर पीएच वैल्यू है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं, अर्थात अम्लीय वर्षा के जल का पीएच का मान 5.6 से कम होता है। हम जानते हैं कि अगर ये नदियों से होता हुआ पानी अम्लीय होते होते पीएच वैल्यू इससे पर्याप्त अम्लीय हो जाता है तो उसमें जो लाइफ, एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जंतु हैं, उनको परेशानी होगी, उनके जीवन यापन में दिक्कत होगी, उनके फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम होगी, वो बीमार हो सकते हैं। अर्थात पीएच का महत्व है, न्यूट्रल माध्यम के का ही होना आवश्यक है। अम्लीय माध्यम में जल में रहने वाले जलचर वो परेशान हो सकते हैं, उनको डिफिकल्टी हो सकती है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच का मान क्या होता है? पीएच वैल्यू का हम महत्व देख रहे हैं। हम लोग जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे ये इस स्थान पर स्टमक होता है, खाना ईसोफेगस से होकर के सीधे आमाशय में जाता, वहां पर विभिन्न प्रकार के पाचक रस मिलते हैं। हमारे पेट में HCl का सिक्रीशन होता है और उस HCl की उपस्थिति के कारण भोजन का पाचन यहाँ काफी मात्रा में प्रारंभ हो जाता है। तो स्टमक में अम्लीय माध्यम होता है और पीएच वैल्यू यहाँ पर 2.2, हम सभी जानते हैं 7, पीएच वैल्यू 7 पर न्यूट्रल माध्यम होता है और 7 से घटते घटते 6, 5, 4, 3, 2.2 स्टमक में काफी प्रबल अम्लीय माध्यम होता है HCl के कारण, जो हमारे भोजन के लिए, पाचन के लिए आवश्यक है। शरीर में पाचन क्रिया आगे बढ़ती है, एक ऐसा भी अंग है जहां पर ये अम्लीय माध्यम न होकर के भोजन क्षारीय माध्यम में पहुंचता है। कौन सा अंग है ये? पाचन तंत्र के किस अंग में क्षारीय माध्यम होता है? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत, जिसको हम इंग्लिश में इलियम कहते हैं। क्षुद्रांत, छोटी आंत या इलियम, वहां पर पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है, अर्थात क्षारीय माध्यम होता है और पाचन प्रक्रिया की कुछ अन्य क्रियाएं वहां पर संचालित होती हैं। तो इस प्रकार से पीएच वैल्यू का कितना महत्व है। पाचन तभी हो सकता है जब स्टमक में अम्लीय माध्यम हो और पचे हुए भोजन का शोषण तभी हो सकता है जब छोटी आंत में माध्यम क्षारीय हो। हम लोग देखते हैं दांतों का क्षरण क्यों होता है। टूथपेस्ट दांतों की क्षरण को कैसे रोकता है? दांतों की परेशानी कई बार और बहुतायत में लोगों को हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि दांत जो है हमारे कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए हैं। इसके ऊपर एक परत रहती है जो अम्लीय माध्यम से हमारे दांतों की रक्षा करता है। लेकिन कई बार हम मीठी चीज, शुगर युक्त चीज को खा लेने के बाद मुख को ठीक से साफ नहीं करते हैं, मुख में शुगर का पाचन चालू हो जाता है। शुगर के पाचन होने से वहां पर अम्ल बनता है और मुख में अम्ल बनने से माध्यम पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है। और जब पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है तो हमारे दांतों के ऊपर लगी हुई एनेमिल, जो सुरक्षा कवच है, जो एक परत है, उसको अम्ल क्रिया करता है
और उस परत को खराब कर देता है। उस परत को खराब करने से हमारे दांत सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं, और अंदर दांत का जो अंदरूनी हिस्सा है वह भी अम्ल के प्रभाव से उसका क्षरण होता है, गलना चालू हो जाता है, कैविटी बन जाती है, और इसके पश्चात हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमें अपने दांत साफ रखने चाहिए। भोजन करने के पश्चात एक बार ब्रश जरूर करना चाहिए, और खास तौर से सोने के पहले अपने दांतों को भली भांति साफ करना चाहिए और ब्रश करना चाहिए। अब टूथपेस्ट हमारा इस काम में सहायता करता है। जब मुख के अंदर का माध्यम अम्लीय है तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि टूथपेस्ट किस प्रकार से हमारे दांतों की रक्षा करता है, जब मुख के अंदर अम्लीय माध्यम है तो उस अम्ल को कौन नष्ट कर सकता है, अम्लीय माध्यम को कौन कम कर सकता है? निश्चित रूप से आप सभी के मस्तिष्क में इसका आंसर आ गया होगा कि क्षारीय माध्यम ही अम्ल के प्रभाव को कम कर सकता है। और यही होता है, टूथपेस्ट में पीएच मान 7 से अधिक होता है। टूथपेस्ट का क्षारीय माध्यम होता है, और इस वजह से जब हम टूथपेस्ट की सहायता से मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं, तो हमारे मुख का जो अम्लीय माध्यम है उसकी अम्लीयता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अम्लीयता कम होने से हमारे दांत और उसके ऊपर का इनेमल सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पीएच वैल्यू का हमारे लिए कितना महत्व है। पीएच वैल्यू का एक और महत्व, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस रसायन के कारण जलन होती है? यदा कदा कभी न कभी किसी न किसी को मधुमक्खी ने डंक मारा होगा। कुछ पौधे भी होते हैं जिनको शरीर में अगर संपर्क में आ जाए तो खुजली होने लगती है, जलन मचने लगती है। तो मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसमें जो केमिकल, एक रसायन इंसर्ट कर देती है, खाल के अंदर जो एक रसायन प्रवेश करा देती है, वो होता है फॉर्मिक एसिड। मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। चींटियां भी कभी कभी काट लेती हैं, तो चींटियां काटने पर हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रवेश करा देती हैं। ये एसिड है, और एसिड होने की वजह से उस स्थान पर जलन मचने लगती है, पेन होने लगता है। अगर किसी विलयन में H3O हाइड्रोनियम आयन